अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर आयत की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। ठीक है चाचा जी, मैं आपकी हिदायत पर ज़रूर अमल करूँगा, लेकिन राशिद ने उलझनज़दा अंदाज में दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो इस अमल से चाचा जी की नीयत को कुरेदना चाहता था, लिहाजा रद्द अमल के तौर पर चौधरी कासिम ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, लेकिन क्या पुत्र जी? राशिद ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में जवाब दिया, चाचा जी, मेरा जहन इस बात पर उलझ रहा है कि मेरे इस अमल से अरशद ज़रूर तशवीश में मुब्तला हो जाएगा और मेरी देखा देखी वो भी अब्बा जी से ऐसी फरमाइश कर सकता है। इस सूरत में मुझे क्या करना होगा? इसे करने दो जो भी करता है, कासिम ने राजदाराना अंदाज में कहा। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे मेरी नज़र में वो एक नामाकूल लड़का है। अगर इसने तुम्हारा मुकाबला करने की कोशिश की और इस सिलसिले में किसी मदद के लिए वो मेरे पास आया तो मैं बड़ी खूबसूरती से उसे टाल दूंगा। मेरी सारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। मुझे तुम्हारे छोटे भाई अरशद की कोई परवाह नहीं। राशिद गहरी सोच में डूब गया। इनके दरमियान मजीद चंद बातें मुख्तलिफ अमूर के हवाले से हुई। फिर राशिद ने चाचा जी से रुख्सत लेकर जलालपुर से नूरियाबाद वापस आ गया। अरशद इसकी वापसी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, लिहाजा वो इसे तन्हाई में लेकर बैठ गया और कहा कि चाचा जी से जो बातचीत हुई है वो उसे बताए। राशिद ने शराफत और दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए छोटे भाई को मिनोअन वो सब कुछ बता दिया जो जलालपुर में पेश आया था। पूरी बात सुनने के बाद राशिद ने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। ज़रूर अब्बा जी और चाचा जी के दरमियान कोई मामला तयशुदा है। तुम क्या महसूस करते हो राशिद? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, राशिद ने ताइदी अंदाज में कहा। तुम एक काम करो राशिद, अरशद आइंदा की प्लानिंग को वाज़े करते हुए बोला, तुम थोड़े थोड़े वक्फे से जलालपुर के 2-3 चक्कर लगा लो। मैं इसके बाद इधर का रुख करता हूँ। देखते हैं कि चाचा जी मुझसे क्या कहते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, राशिद ने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं आज ही अब्बा जी से भी बात करता हूँ। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, अरशद ने ताकीदी लहजे में कहा। तुम पूरी संजीदगी से इस मिशन में कूद जाओ। थोड़े ही दिनों में नताइज सामने आ जाएंगे। एक बात के लिए तुम बेफिक्र रहना। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, मैं किसी भी मरहले पर तुम्हारे मुकाबले पर खड़ा दिखाई नहीं दूंगा। ये बात हमारे दरमियान पहले ही तय हो चुकी है कि नुसरत के हुसूल वाले मामले में मुझे हारना और तुम्हें जीतना है। मैं अब्बा जी पर यही जाहिर करूंगा कि मुझे ज़मीन और ज़मींदारी से कोई लगाव या दिलचस्पी नहीं। अलबत्ता चाचा जी को टटोलने के लिए मैं रसबन जलालपुर के 1-2 चक्कर ज़रूर लगाऊंगा। आइंदा रोज़ राशिद ने चौधरी नाजिम से तन्हाई में मुलाकात की और गहरी संजीदगी से बोला, अब्बा जी, मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद एक फ़ैसला कर लिया है। चौधरी अपने बड़े बेटे को दिलचस्पी से देखने लगा, फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, क्या फ़ैसला किया है पुत्र जी? अब्बा जी, वो बड़े ड्रामाई अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस रात आपने हम दोनों भाइयों को अपने पास बुलाकर बात की थी, जिसमें आपने अपनी वसीयत का ख़ास तौर पर जिक्र किया था। मुझे नहीं पता अरशद आपका एतमाद हासिल करने के लिए क्या क्या कुछ करेगा। इसका मामला इसके साथ है। मैंने जो फैसला किया है इससे अरशद का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ पुत्र जी, चौधरी नाजिम ने बड़ी रसान से पूछा। ये तो पता चले आखिर तुमने क्या फैसला किया है। राशिद ने ठहर ठहर कर नपे तुले अल्फाज में चौधरी नाजिम को अपने फैसले से आगाह कर दिया। चौधरी का चेहरा खुशी से खिल उठा। बात के इख्तिताम पर उसने जज्बात से लबरेज आवाज़ में कहा, शाबाश पुत्र जी, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो बड़े वाज़े अल्फाज में बेटे को मक्खन लगा रहा था। हालांकि सच्ची बात यह थी कि इसे राशिद से कभी ऐसी उम्मीद नहीं रही थी। ये सारा चमत्कार तो चौधरी नाजिम का था, जो राशिद पर मेहनत करने के साथ साथ अपने बड़े भाई चौधरी नाजिम को रिपोर्ट भी पेश कर रहा था। बहरहाल अगले दिन से राशिद ने खेतों की तरफ जाना शुरू कर दिया। वो अपने बाप पर यही जाहिर कर रहा था कि खुद को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन दर हकीकत वो जो कुछ भी कर रहा था बादल नाखास्ता और नुमाइशी था। चंद रोज के बाद अरशद ने जलालपुर का फेरा लगाया, अपने चाचा जी से एक भरपूर मुलाकात की और आकर अपने बड़े भाई को बताया, राशिद, चाचा जी डबल चाल चल रहे हैं। मेरी नज़र में वो दोगले और मुनाफिक हैं
और जाहिर है वो ये सब कुछ अब्बा जी के कहने पर कर रहे हैं। जानते हो उन्होंने राजदाराना अंदाज में मुझसे क्या कहा है? मैं नहीं जानता। राशिद ने नफी में गर्दन हिलाई। बताओ क्या कहा है उन्होंने? वही जो तुमसे कहा था, अरशद ने जहरीले लहजे में बताया। यानी मैं, अरशद और उनकी नज़र में तुमसे ज़्यादा लायक और अक्लमंद हूँ। इन्हें तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। इनकी सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं और वो चाहते हैं कि मैं ही अब्बा जी की नज़र में सुरखरू हो जाऊँ। लिहाजा मुझे खेतों में खड़ी फसल की कटाई और दीगर उमूर को अपनी निगरानी में करवाना चाहिए ताकि अब्बा जी मुझसे खुश हो जाएं, वगैरह वगैरह। ओह! राशिद ने गहरी सांस खारिज करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो हूबहू वही अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे थे। तो इसका मतलब है कि वो तशवीश भरे अंदाज में रुका, फिर अरशद की आंखों में देखते हुए बोला, अब्बा जी की हिदायत पर इनके साथ मिलकर चाचा जी हम दोनों के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। राशिद, अरशद ने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए दो टोक अंदाज में कहा, अब्बा जी डबल गेम खेलें या सिंगल, मुझे इसकी कतन कोई परवाह नहीं। मैंने तुम्हारे लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। तुम अपनी कोशिशों से अब्बा जी की नज़र में खुद को मनवा लो। मैं बस हाथ पांव हिलाकर खुद को निकम्मा साबित करता रहूँगा। लेकिन वो अचानक रुका, एक गहरी सांस खारिज की और वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, लेकिन राशिद, हमारे दरमियान जो कुछ तय हो गया है तुम इसे भूलने की कोशिश न करना। इस आजमाइश में जीतोगे तुम ही, लेकिन तुम्हारी कामयाबी का फल हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो तय है अरशद, वो गहरी संजीदगी से बोला। तुम इस सिलसिले में फिक्र न करो, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चंद रोज खैर आफियत और अमनो अमान से गुजर गए। सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक अमल में आ रहा था कि नूरियाबाद की फिजा में एक दिलदोज धमाका हुआ। एक अंधोनाक खबर ने अचानक नूरियाबाद के वासियों को अफसरदा कर दिया। अरशद को किसी ने कत्ल कर दिया था। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही मैं जाए वारदात पर पहुंच गया था। जाए वकुआ खेतों के वसी और इस सिलसिले के दरमियान वो हिस्सा था जहां फसल की कटाई मुकम्मल हो चुकी थी और कटी हुई फसल बंडलों की सूरत एक बड़े अंबार में वहां मौजूद थी। अरशद की लाश इसी अंबार की ओट में पड़ी मिली थी। यह नूरियाबाद का दूसरा रुख था। यानी अगर गांव से निकलकर खेतों की तरफ आए तो पहले वो फसल का बुलंद ढेर नजर आता था जिसके अकब में अरशद की लाश पाई गई थी। इसके बाद तहत निगाह खेतों का सिलसिला दिखाई देता था। जब मैं जाए वकुआ पर पहुंचा तो वहां दर्जन भर से ज्यादा अफराद जमा थे, जिनमें राशिद भी शामिल था। अलबत्ता चौधरी नाजिम मुझे कहीं नजर न आया। मैं पहले कमर के बल झुककर और फिर उकड़ू बैठकर अरशद की लाश का मुआयना करने लगा। इसके बदन पर मौसम की मुनासबत से सादा लिबास था जो सीने के मकाम से सुर्ख हो रहा था और ये सुर्खी उसके अपने ही खून की थी। इसके सीने में एक खतरनाक खंजर दस्ते तक बेबस था। इसकी लाश को एक नज़र देखते ही मुझे अंदाजा हुआ, बल्कि यकीन हो गया कि जिंदगी से रूठकर कहीं दूर जा चुकी थी। लाश के इब्तिदाई मुआयने और उसके बदन पर लिबास पर लगे खून की हालत को देखकर मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि कत्ल की वो वारदात रात के आखिरी पहर या ज़्यादा से ज़्यादा आधी रात के वक्त पेश आई थी। मैंने बगौर इस ज़मीन का मुआयना भी किया जहां अरशद की लाश पड़ी हुई थी। वहां मुझे किसी किस्म की अफरा तफरी के आसार नजर न आए। इस अमर ने मुझे जहनी तौर पर उलझा दिया। जब किसी शख्स को सीने में खंजर घोंपकर मौत के घाट उतारा जाता है तो वो बड़ी खामोशी से लंबा लेटकर जान नहीं दे देता, बल्कि वो खंजर खाने के बाद तड़पता फड़कता है और इसकी तड़पन फड़कन के वाज़े आसार बनते चले जाते हैं। लेकिन जाए वकुआ पर ऐसे मखसूस आसार मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए थे। अरशद की लाश यूं चित पड़ी थी जैसे उसने अपने कातिल को दावत देकर बुलाया हो और फिर आंखें बंद करके जमीन पर लेट गया हो, ये कहते हुए, ए मेहरबान कदरदान आओ और आकर मेरे सीने में खंजर उतार दो। मैंने चादर मंगवाकर अरशद की लाश को ढांप दिया और घूम फिर कर जाए वारदात के इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा और फसल वाले अंबार के करीब एक चीज़ को देखकर मैं चौंक उठा। वो टूटी हुई चूड़ियों के चंद टुकड़े थे। मैंने वो टुकड़े उठाकर गिने। इनमें 3 सुर्ख और 4 नीले टुकड़े थे। गोया गुज़िश्ता रात मकतूल के साथ वहाँ कोई और भी मौजूद था और यकीनन वो कोई औरत या लड़की ही थी, क्योंकि मर्द तो चूड़ियाँ नहीं पहनते। मैंने इन 7 टुकड़ों को खामोशी के साथ अपनी जेब में रख लिया कि फुर्सत में बैठकर इनका तफसीली मुआयना करूँगा। चूड़ियों के वो टुकड़े बहुत अहम शहादत थी जिसकी मदद से मैं कातिल तक रसाई हासिल कर सकता था। ये अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे चूड़ियों के वो टुकड़े उठाते और जेब में डालते हुए नहीं देखा था।
मैं इस पॉइंट पर बड़े इत्मीनान से तफ्तीश करना चाहता था। इधर उधर का तफ्तीशी चक्कर लगाने के बाद मैं वापस लाश के पास आ गया और वहां मौजूद लोगों पर एक सरसरी नजर डालने के बाद बावाज़े बुलंद पूछा, तो में से सबसे पहले इस लाश को किसने देखा था? तुफैल ने। राशिद जो मेरे करीब ही खड़ा था उसने जवाब दिया। कौन तुफैल? मैंने राशिद से इस्तफसार किया। हमारा मुलाजिम है जी, उसने बताया, इधर खेतों में काम करता है। फिर इसने मुतलाशी नजर इधर उधर दौड़ाई और खुद कलामी के अंदाज में बोला, पता नहीं तुफैल कहाँ चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो वो इधर ही था। वो गांव की तरफ गया है चौधरी साहब, एक उम्र रसीदा शख्स ने बड़े एहतराम से राशिद को आगाह किया और फिर पूछा, क्या तुफैल को यहाँ बुलाया जाए? हाँ हाँ, इसे फौरन बुलाओ, राशिद ने झुंझुलाहट आमेज लहजे में कहा। थानेदार साहब इससे पूछगछ करेंगे, हो सकता है कातिल के बारे में कोई सुराग मिल जाए। राशिद के चेहरे और हरकत व सकनात से दिल गिरफ्तगी और अफसरदगी झलकती थी। छोटे भाई की अलमनाक मौत ने उसे अंदर बाहर से जैसे हिला कर रख दिया था। वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ और परेशान दिखाई देता था। ये इसके दिलो दिमाग और जिस्म का एक फितरी रद्द अमल भी था। तुफैल को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं खुद गांव की तरफ जा रहा हूँ, बड़े चौधरी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। फिर मैंने राशिद से पूछ लिया, चौधरी नाजिम यहाँ नजर क्यों नहीं आ रहे? अब्बा जी तो ये खबर सुनते ही ढह गए हैं जनाब, राशिद ने शकस्ता लहजे में जवाब दिया। वो मेरे साथ ही इधर आना चाहते थे लेकिन कपकपा कर हवेली ही में गिर पड़े। एक तो इनकी सेहत और ऊपर से इतना बड़ा सदमा। वो लम्हे भर को रुका, फिर गुलूगीर आवाज में बोला। मैंने फौरन अब्बा जी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया, फिर हकीम साहब को बुलाया। अब्बा जी को हकीम साहब के हवाले करने के बाद ही मैंने इधर का रुख किया था। पता नहीं अब इनकी क्या हालत होगी। इस वक्त तक मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि चौधरी नाजिम और चौधरी काजिम ने राशिद और अरशद को सुधारने के लिए क्या प्रोग्राम तरतीब दे रखा था, और ये कि इन दोनों भाइयों ने हालात से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रखी थी। वो मेरे लिए एक सीधी सादी कत्ल की वारदात थी जिसकी मैं इब्तिदाई तफ्तीश कर रहा था। मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में राशिद का कंधा थपथपाया और ठहरे हुए लहजे में कहा, हौसला करो राशिद, खुद को संभालने की कोशिश करो। तुम्हें इस मौके पर बहुत हिम्मत से काम लेना है। मैं भी तुम्हारे साथ ही हवेली चलूंगा, बस जरा तुम्हारे भाई की लाश का बंदोबस्त कर लूं। बंदोबस्त? उसने उलझन ज़दा नज़र से मेरी तरफ देखा। आप अरशद की लाश के साथ क्या क्या करना चाहते हैं? मौके की कार्रवाई इस वक्त मुकम्मल होगी बरखुरदार, जब मैं मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दूंगा, मैंने नर्म लहजे में वजाहत करते हुए बताया। इस काम के बाद ही हम हवेली की तरफ जाएंगे। पोस्टमार्टम? वो मुतहिश नज़र से मुझे देखने लगा। यानी आप अरशद की लाश को चीर फाड़ के लिए अस्पताल भिजवाएंगे? हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है थानेदार साहब? वो एहतजाजी लहजे में बोला। एक तो वो जान से गया, ऊपर से उसकी लाश की बेहुरमती होगी। पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है राशिद, मैंने बड़े रसान से उसे समझाने की कोशिश की। इससे लाश की बेहुरमती नहीं होगी, बल्कि कानून को तुम्हारे भाई के कातिल तक रसाई हासिल करने में मदद मिलेगी। ये कोई तबई हादसाती मौत नहीं, बल्कि किसी शख्स ने दीदा और दानिस्ता राशिद को कत्ल किया है। राशिद को समझाने में मुझे थोड़ी मुश्किल तो पेश आई, ताहम मैंने मौके की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए अरशद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। मौके पर मौजूद लोगों से मैंने पूछगछ की तो पता चला इनमें से कोई भी इस वाक़ये के बारे में कुछ नहीं जानता था। लिहाजा मैं राशिद के साथ इसकी हवेली आ गया। राशिद ने रास्ते ही में एक बंदे की ड्यूटी लगा दी थी कि वो तुफैल को पकड़कर हवेली ही में ले आए, ताकि मैं इससे ज़रूरी सवाल जवाब कर सकूं। मैं चौधरी नाजिम की हवेली में पहली मर्तबा आया था। इससे पहले एक दो बार इससे मुलाकात तो हुई थी, लेकिन इसके दौलत खाने पर आने का ये पहला इत्तेफाक था। चौधरी नाजिम के बारे में मुझे मुकम्मल मालूमात हासिल थीं, खुसूसन उसकी शादियों वगैरह के हवाले से, मगर उसकी हवेली में कदम रखने के बाद पहली दफ़ा एहसास हुआ कि वो कितना अकेला और तन्हा था। इतनी बड़ी हवेली में मालकान की तादाद सिर्फ 3 थी, जो घटकर अब 2 रह गई थी, यानी चौधरी नाजिम और उसका बड़ा बेटा चौधरी राशिद। बड़े अफसोस और दुख का मकाम था। बहरहाल ये एक हकीकत थी। राशिद मुझे चौधरी नाजिम के कमरे में ले गया, जहाँ चौधरी के अलावा हकीम वारसी और चंद अजीज मौजूद थे। ये चौधरी नाजिम के वो रिश्तेदार थे जिनका ताल्लुक चौधरी से बहुत दूर का था और वो आसपास के गांव देहात में रहते थे। अरशद के कत्ल की खबर इन तक पहुंच चुकी थी और वो यहाँ आ गए थे।
चौधरी नाजिम आंखें बंद किए एक शहाना बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे इशारे पर हकीम यासीन वारसी के अलावा तमाम लोग कमरे से निकल गए। राशिद ने बैठने के लिए मुझे एक कुर्सी पेश की और मैं यासीन वारसी के करीब बैठ गया। हकीम साहब के चेहरे पर मुझे गहरी फिक्रमंदी नजर आई, ताहम मेरे इस्तफसार पर उसने मुझे तसल्ली भरा जवाब दिया। ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है थानेदार साहब, मैंने चौधरी जी को दवा खिला दी है, 2-3 घंटे के बाद ये मुकम्मल होश में आ जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त चौधरी साहब बेहोश हैं? मैंने सवालिया नज़र से हकीम यासीन की तरफ देखा। वो मुतसब्सब लहजे में बोला, आप इसे बेहोशी की कैफियत न समझें, बल्कि ये तसव्वुर करें कि चौधरी साहब इस वक्त गहरी नींद में हैं और ये सब मेरी दवा के असरात हैं। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर ठहरे हुए लहजे में इजाफा करते हुए बोला, जवान बेटे की नागहानी मौत ने चौधरी साहब के जहन और दिल को बुरी तरह मुतासिर किया है। अगर मैं इस वक्त इन्हें सुकून की दवा न देता तो इनके दिमाग को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। ये कोई मामूली सदमा नहीं है थानेदार साहब, पता नहीं दोनों भाइयों ने कैसी किस्मत पाई है। 3 साल पहले चौधरी काजिम का जवान जहान बेटा रब नवाज कत्ल हो गया और अब चौधरी नाजिम का बेटा अरशद। हकीम यासीन वारसी ने एक गहरी सांस खारिज की, फिर वो पिसराने चौधरियाँ के कत्ल की किसी तफसील में जाने का इरादा कर ही रहा था कि मेरी बरवक्त मुदाखलत ने उसे रोक दिया। मैं माजी के किसी किस्से को सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि रब नवाज के कत्ल वाला वाक़या मेरे इल्म में था। लिहाजा इससे पहले कि हकीम इस दास्तान की इब्तिदा करता, मैंने जल्दी से पूछ लिया, तो इसका मतलब है कि 2-3 घंटे के बाद चौधरी साहब होश में आ जाएंगे और मैं इनसे बातचीत कर सकूंगा? नहीं थानेदार साहब, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। ये मेरा अंदाज़ा है कि वो 2-3 घंटे के बाद होश में आ जाएंगे, लेकिन इस मुद्दत में घंटे आधे घंटे का इजाफा भी हो सकता है। और जहाँ तक इनसे पूछगछ का ताल्लुक है तो उसने जुमला अधूरा छोड़कर एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, मेरे ख्याल में होश में आने के बाद भी चौधरी साहब को जहनी आराम की ज़रूरत होगी। आप शाम से पहले इनसे सवाल जवाब ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, मैं चौधरी साहब से मुलाकात के लिए अब रात ही को आऊँगा, मैंने उठकर खड़ा होते हुए कहा, फिर राशिद की तरफ देखते हुए इजाफा किया, आओ किसी दूसरे कमरे में बैठकर बात करते हैं, यहाँ चौधरी साहब को आराम करना चाहिए। राशिद ने बड़ी फर्माबरदारी से अस्बात में गर्दन हिलाई और मुझे लेकर दूसरे कमरे में आ गया। इसी लम्हे राशिद के भेजे हुए बंदे ने तुफैल को हवेली पहुंचा दिया। मैं चौधरी राशिद को छोड़कर तुफैल की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुफैल की उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। इकहरा बदन, पस्ता कामत और रंग गंदुमी, दुबला पतला होने के बावजूद भी चेहरे मोहरे से मेहनती और जफाकश नजर आता था। रस्मी करामात के बाद मैं असल मौजू की तरफ आ गया और इससे चौधरी अरशद की लाश की दरियाफ्त के बारे में सवाल किया। तुफैल इन खेत मजदूरों में से एक था जो इन दिनों फसल की कटाई में मसरूफ थे। कटाई का काम अब तकरीबन मुकम्मल होने के करीब था। सिर्फ 2-3 खेतों में फसल खड़ी नजर आई थी जो कटने वाली थी। राशिद ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए काम को तकरीबन निपटा दिया था। तुफैल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, मैं तो रोज़ाना की तरह आज भी अपनी दराती उठाकर उधर खेतों में गया था। बस एक आध दिन ही का काम बाकी रह गया था, इसलिए मैं आज सुबह कुछ ज़्यादा जल्दी घर से निकल गया था। मुझे क्या पता था वहाँ छोटे चौधरी जी की लाश देखनी पड़ेगी। भराई हुई आवाज़ में उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो मैंने पूछा, फसल की कटाई के लिए तुम्हारे अलावा भी कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे? क्या आज सुबह वो तुम्हारे साथ नहीं गए थे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो बड़ी रसान से बोला। आजकल हम कुल 6 बंदे फसल की कटाई में लगे हुए हैं, लेकिन मेरी हमेशा से ये आदत है कि घर से अकेला ही निकलता हूँ। कभी इनसे पहले और कभी बाद में खेतों में पहुँचता हूँ। आज मैं चूँकि खासा जल्दी घर से निकला था, इसलिए रियासत, मंजूर, सिद्दीक, मेराज और साजिद से पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। तुम वहाँ पहुँचे तो क्या देखा? मैंने तुफैल की आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसने जवाब देने से पहले एक झुरझुरी ली और बोला, मैं जैसे ही फसल वाले ऊंचे ढेर के पीछे पहुंचा, चौधरी अरशद की लाश मुझे नजर आई। वो बिल्कुल साके जमीन पर पड़े थे और इनके सीने में एक खतरनाक खंजर घुसा हुआ था। जिस्म से निकलने वाले खून ने इनके कपड़ों को भी भिगो दिया था। मैं ये मंजर देखकर डर गया। सच पूछे तो मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि छोटे चौधरी जी को यूं मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं काफ़ी देर तक साकित और जामिद वहीं खड़ा रहा।
پھر جب میرے حواس نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، راستے ہی میں مجھے ریاست، ساجد اور صدیق مل گئے۔ انہوں نے مجھے یوں گھبراہٹ میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے روک کر اس بوکھلاہٹ کا سبب دریافت کیا۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ وقوعے کی جانب بڑھ گئے اور میں بڑے چودھری صاحب کو اطلاع دینے حویلی آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ چودھری صاحب جانتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے چودھری راشد کی طرف دیکھا۔ میں نے طفیل سے پوچھا، جب آج صبح تم نے جائے وقوعہ پر چودھری ارشد کی لاش دیکھی تو تمہیں اس کے آس پاس بھی کوئی نظر آیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی، وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی لڑکی یا کوئی عورت؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد، وہ پورے تیقن سے بولا۔ میں نے چودھری ارشد کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا اور اس جائزے میں ایک اہم نکتہ ابھر کر سامنے آیا تھا، اور وہ یہ کہ ارشد کو حالت غفلت میں قتل کیا گیا تھا۔ اگر وہ بقائمی ہوش و حواس ہوتا تو سینے میں خنجر کھانے کے بعد سے لے کر موت کی آغوش میں جانے تک کی تاریخ جائے وقوعہ پر ضرور رقم ہوتی۔ جس شخص کے سینے میں خنجر گھونپا جائے وہ یوں چپ چاپ خاموش لیٹ کر جان نہیں دیتا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جب ارشد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس وقت وہ یا تو بے ہوش تھا یا پھر گہری نیند میں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس تلخ حقیقت سے پردہ اٹھا سکتی تھی، جس کے لیے مجھے کم از کم 24 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ دوسرا اہم نکتہ جو جائے وقوعہ سے میں نے حاصل کیا تھا اور اسی کی روشنی میں میں نے طفیل سے کسی عورت کی وہاں موجودگی کے حوالے سے سوال کیا تھا، وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے 7 ٹکڑے تھے۔ وہ ٹکڑے اس بات کا بیان ثبوت تھے کہ جائے وقوعہ پر کوئی عورت بھی موجود رہی تھی، ارشد کی موت سے قبل یا اس کی موت کے بعد، اور یا پھر اس کی میت میں۔ میں نے ان دونوں نکات کا ذکر ابھی تک کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں دوبارہ طفیل کی جانب متوجہ ہو گیا کیونکہ اس سے ایک اور اہم بات پوچھنا ضروری تھا۔ ارشد کی لاش پر پائے جانے والے خون کی حالت سے میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ اس کی موت گزشتہ شب آدھی رات سے لے کر رات کے آخری پہر کے دوران میں واقع ہوئی تھی، یعنی لگ بھگ رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک۔ لہٰذا طفیل سے یہ پوچھنا نہایت ہی اہم تھا کہ وہ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچا تھا۔ ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ پولیس کی نظر میں اس شخص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو کسی سنگین واقعے کو سب سے پہلے دیکھنے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ اصولی طور پر پولیس اس اطلاع کنندہ شخص کو بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل کر لیتی ہے اور دوران تفتیش میں اس وقت تک ایسے شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتی جب تک کہ اس کی ذات شک و شبہ سے بالاتر ثابت نہ ہو جاتی۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے طفیل سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ طفیل، تم آج صبح کتنے بجے جائے وقوعہ، میرا مطلب ہے کہ اس جگہ پہنچے تھے جہاں پر تم نے چودھری ارشد کی لاش پڑی دیکھی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت صبح کے 7 بجے ہوں گے، طفیل نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ تم گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے کھیتوں ہی کی طرف گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اور کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر میں تمہارے علاوہ اور کتنے افراد ہیں؟ میری بیوی زلیخا اور 2 بچے۔ جب تم گھر سے روانہ ہوئے تو ان میں سے کون کون بیدار ہو چکا تھا؟ دونوں بچے تو سوئے ہوئے تھے جناب، طفیل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں نے زلیخا کو ناشتے وغیرہ کے لیے جگا دیا تھا، اس نے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور میں ناشتہ کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی زلیخا اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ آج صبح تم 7 بجے سے چند منٹ پہلے گھر سے نکلے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیونکہ تمہارے گھر سے کھیتوں کے اس حصے تک پہنچنے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں۔ زلیخا ضرور اس بات کی گواہی دے سکتی ہے جناب، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ لیکن کیا؟ وہ متذبذب انداز میں رکا تو میں نے پوچھ لیا، لیکن جناب میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کسی حوالے سے میری ذات پر شک کر رہے ہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ پولیس کی تفتیشی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جب تک کسی کیس کا اصل مجرم پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ جاتا وہ ہر اس شخص پر شک کرتی رہتی ہے جو کسی بھی حوالے سے مقتول یا متاثرہ شخص سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اگر تم چودھری ارشد کے قتل میں کسی بھی زاویے سے ملوث نہیں ہو تو پھر تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं ज़रा भी परेशान या फिक्रमंद नहीं हूँ थानेदार साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं सारी रात अपने घर में मौजूद था और जब सुबह घर से निकला तो जुलेखा ने खुद मुझे रुखसत किया था। आप जुलेखा से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ठोस लहजे में कहा। मैं जब ज़रूरत महसूस करूँगा तो तुम्हारी बीवी से मुलाकात करने आ जाऊँगा। अब तुम आराम से घर जाओ, और अगर तुम्हें किसी ज़रूरी काम से नूरियाबाद से बाहर जाने की ज़रूरत पेश आए तो थाने में इतला दिए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, समझ गया, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसके अंदाज और चेहरे के तासुरात से मुझे ये समझने में दुश्वारी महसूस नहीं हुई थी कि वो वाकई मेरी बात का मतलब समझ गया था। फिर वो मुझे और चौधरी राशिद को सलाम करके वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद मैं राशिद की तरफ मुतवज्जा हो गया। राशिद, मेरे तजुर्बे के मुताबिक तुम्हारे भाई की मौत आधी रात के बाद किसी वक्त वाक़ हुई है। इस हवेली में तुम तीनों के सिवा कोई नहीं रहता। क्या तुम मुझे बताओगे कि आधी रात के वक्त अरशद किसके साथ हवेली से बाहर गया था? मैं इसके हवेली से बाहर जाने के बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो सादा से लहजे में बोला। पिछली रात कोई 10 बजे तक हम हवेली के अंदर एक साथ ही थे, फिर हम अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इसके बाद का मुझे पता नहीं। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। आज सुबह जब तुफैल अरशद के कत्ल की इतला लेकर हवेली पहुंचा तो मैं थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था। मैं ये खबर सुनकर अब्बा जी के पास गया और इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। वो मेरे साथ जाए व कुआं पर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर वो कपकपाकर गिर गए। इसके बाद इनकी जो हालत हुई और अब तक वो जिस कैफियत में हैं वो सब आपके सामने है। देखो राशिद, मैंने हमदर्दाना अंदाज में इसे मुखातिब किया, तुम्हारे छोटे भाई की अलमनाक मौत का मुझे भी बड़ा दुख है, लेकिन मैं अपने फ़र्ज से भी मजबूर हूँ, लिहाजा ये तफ्तीश तो जारी रखना ही होगी। लेकिन मेरा ये तुमसे वादा है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारे भाई के कातिल को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाऊँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे ताउन करना पड़ेगा। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो नामुराद पहली फुर्सत में इबरतनाक अंजाम से दो चार हो, जिसने इतनी सफाकी से अरशद को मौत के घाट उतारा है। बड़े चौधरी साहब से तो इस वक्त बात होगी जब वो मुकम्मल तौर पर होश व हवास में आ जाएंगे, मैंने संजीदा लहजे में कहा। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि अरशद की दुश्मनी किससे थी? जनाब, मेरे ख्याल में इसका ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो उसकी जान लेने के बारे में सोच सके, वो ठोस लहजे में बोला। इसके मिलने वाले जिन लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ इनमें से तो कोई इतनी जुर्रत नहीं कर सकता, और जिन लोगों से तुम वाकिफ़ नहीं हो इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ऐसा खतरनाक काम कोई दोस्त तो नहीं कर सकता? बाज़ औक़ात दोस्तों के जत्थे में कोई एक आध ऐसा दुश्मन भी छुपा होता है जो वक्त और मौके का इंतज़ार करता रहता है, फिर जैसे ही इसका बस चलता है वो बड़ी सफाई से अपना काम दिखाकर एक तरफ हो जाता है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए पूछा, राशिद, क्या तुम किसी ऐसे शख्स की निशानदही कर सकते हो? वो चंद लम्हात तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, नहीं जनाब, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। किसी लड़की वगैरह से अरशद का कोई चक्कर चल रहा था? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और एक मर्तबा फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने तो फिर से पूछगछ करते हुए भी किसी लड़की या औरत का तस्करा किया था। ये क्या मामला है जनाब? मामला काफ़ी गंभीर है राशिद, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। पहले तुम अच्छी तरह सोच समझ कर मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या है। इसकी आंखों में उलझन के आसार नमूदार हुए, फिर वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, लड़की के हवाले से मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम है जनाब, लेकिन अरशद ने बड़े वाज़े अल्फाज में अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया था। इसे नुसरत से कोई मतलब नहीं था। ये नुसरत कौन है? मेरे कान खड़े हो गए। वाज़ेह रहे कि इस वक्त तक मुझे इन हालात व वाक़ियात की बिल्कुल खबर नहीं थी जो इस कहानी के इब्तिदाई सफ़ात में मैंने खासी तफसील से बयान किया है। मेरे इस चौंके हुए बेसाख्ता सवाल के जवाब में राशिद ने बताया, नुसरत मेरे चचा चौधरी काजिम की बेटी है जनाब, जो इधर मौजर जलालपुर में रहते हैं। अच्छा अच्छा,
میں نے جلدی سے کہا، پھر تصدیقی لہجے میں پوچھ لیا، یہ چودھری کاظم وہی ہے نا 3 سال پہلے جس کے بیٹے رب نواز کا قتل ہو گیا تھا؟ جی ہاں بالکل، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ہاں اب بتاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، یہ نصرت کا کیا قصہ ہے؟ جناب، یہ بہت ہی لمبی چوڑی کہانی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک دلچسپ کھیل ہے جس میں ابا جی کے علاوہ میرے مطابق چاچا جی بھی شامل ہیں۔ اگر میں نے یہ قصہ شروع کر دیا تو سنتے سنتے آپ کو شام بھی ہو سکتی ہے۔ تم وقت اور میری ہمت و برداشت کی پرواہ نہ کرو راشد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں مختصر اور طویل کہانیاں سننے کا عادی ہوں اور ان میں سے کام کی باتوں کو الگ کرنے کا بھی مجھے وسیع تجربہ ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے تم اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ۔ اور وہ اللہ کا بندہ واقعی اللہ کا نام لے کر شروع ہو گیا۔ آئندہ 1-1.5 گھنٹے میں راشد نے مجھے اس ڈرامے کی حقیقت سے تفصیلاً آگاہ کر دیا جس کی بنیاد پر میں نے اس کہانی کا آغاز کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ بعد ازاں جب میری اس موضوع پر چودھری ناظم اور چودھری کاظم سے ملاقات اور بات چیت ہوئی تو پلاٹ کے معمولی سے فرق کے ساتھ انہوں نے چودھری راشد کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی ملک صاحب، اب آپ پر بھی لازم ہے کہ میرے سوال کا جواب دیں۔ بالکل لازم ہے، میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، مجھے جائے وقوع سے ایک ایسی چیز ملی ہے جس کی بنا پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس حادثے کے وقت چودھری راشد کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی۔ کون سی چیز ملی ہے آپ کو؟ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسی سے پوچھ لیا، کیا فصل کی کٹائی میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی رہی ہیں؟ میں اپنے اندازے میں غلطی کے 0% امکان کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ اچھوتا سوال اسی ذیل میں تھا، راشد نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے جناب کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کھیتوں میں مختلف امور نپٹاتی نظر آتی ہیں، لیکن میں نے خاص طور پر فصل کی کٹائی کے سلسلے میں کسی عورت سے کوئی کام نہیں لیا۔ یہ سارا کام انہی نصف درجن مردوں کا کارنامہ ہے۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرا قائم کردہ اندازہ بالکل درست ہے۔ گزشتہ رات چودھری ارشد کے ساتھ وہاں کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی اور میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے۔ میں نے بات ختم کرتے ہی چوڑیوں کے ٹکڑے اپنی جیب سے نکال کر چودھری راشد کے سامنے رکھ دیے۔ ہم دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی میز رکھی تھی اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے میں نے وہیں رکھے تھے۔ چودھری راشد نے حیرت بھری نظر سے ان سرخ اور نیلے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر الجھن بھرے انداز میں بولا، کیا یہ ٹکڑے آپ کو جائے وقوع سے ملے ہیں؟ تو کیا میں غلط بیان کروں گا؟ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ دراصل میں بھی تو وہاں موجود تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو یہ ٹکڑے اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کس وقت آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے تب ان کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ جائے واردات پر درجن بھر افراد موجود تھے، میں نے نیلے اور سرخ ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس قسم کے معاملات مجمع میں نہیں بلکہ تنہائی میں اٹھائے جاتے ہیں، بصورت دیگر تفتیش کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہونے کے امکان روشن ہو جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مزید کہا، یہ دیکھو، ان ٹکڑوں سے 2 چوڑیاں مکمل ہو گئیں، ایک نیلی اور ایک لال، 3 لال اور 4 نیلے ٹکڑے۔ یہ کہانی سناتے ہیں کہ یہ دونوں چوڑیاں جائے وقوع پر ہی ٹوٹی تھیں، مطلب جائے وقوع پر پچھلی رات چودھری ارشد کے ساتھ کوئی لڑکی یا عورت بھی موجود تھی جس نے اپنی کلائی میں نیلی اور لال چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اب تو تم میری بات کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ گئے ہوگے چودھری راشد۔ وہ گمبھیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر الجھن زدہ انداز میں بولا، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ارشد کا کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، اور جہاں تک نصرت کا تعلق ہے تو اول تو وہ راشد کو پسند ہی نہیں کرتی۔ اگر ان کی باہمی پسندیدگی کو فرض بھی کر لیں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ آدھی رات کو جلال پور سے نوری آباد آئی ہوگی۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نصرت کسی بھی قیمت پر یہاں ارشد کے پاس نہیں آ سکتی، کبھی نہیں۔ تو پھر وہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی؟
हाँ यही हो सकता है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन कौन? वो कोई भी है, मैं बहुत जल्द इस तक पहुंच जाऊंगा, मैंने ठोस अल्फाज में कहा, क्योंकि वही मुझे बता सकती है कि पिछली रात इधर खेतों में चौधरी अरशद के साथ क्या वाकयात पेश आया है। मैं भी यही चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस लड़की तक पहुँच जाएं, वो गहरी संजीदगी से बोला। इस सिलसिले में अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो हुक्म करें मलिक साहब। तुम्हारे लिए अगर कोई काम निकला तो मैं ज़रूर बताऊँगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिलहाल तुम ये बताओ कि नुसरत किसको पसंद करती है? जी? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुमने थोड़ी देर पहले बताया था कि नुसरत अरशद को पसंद नहीं करती, वो किसी भी कीमत पर अरशद के पास नहीं आ सकती। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि तुम जानते हो नुसरत किसको पसंद करती है। वो बुरी तरह गड़बड़ा गया, फिर लंगड़ी वजाहत करते हुए बोला, जी ये तो मुझे नहीं पता कि नुसरत किसको पसंद करती है, लेकिन मैंने कभी इसके मुंह से अरशद की तारीफ नहीं सुनी, और चाचा जी की नज़र में अरशद का रिकॉर्ड तसल्ली बख्श नहीं था। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर थूक निकलने के बाद इजाफा करते हुए बोला, ये बात आप समझ लें कि चाचा जी की हवेली में वही होता है जो इनकी मर्जी हो। अगर वो किसी को पसंद नहीं करते तो फिर इनके घर का कोई आदमी इस शख्स को पसंद नहीं कर सकता। मैंने इसी बिना पर कहा था कि नुसरत अरशद को पसंद नहीं करती। ठीक है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इस बात का मैं खुद पता लगा लूंगा कि नुसरत किसको पसंद करती है, और कल रात उधर खेतों में अरशद के साथ कौन थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर चौधरी राशिद से कहा, तुम मुझे किसी ऐसे शख्स के बारे में बताओ जो अरशद से बहुत करीब था, यानी इसका कोई गहरा दोस्त। अरशद का ज़्यादा उठना बैठना मलिक अमीन के बेटे मलिक नवेद के साथ था। चौधरी अरशद ने जवाब दिया, क्या मलिक नवेद इधर नूरियाबाद ही का रहने वाला है? उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, ये पहलवानों का ख़ानदान है जनाब। मलिक अमीन तो पहलवानी से रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन इसने अभी तक अखाड़ा नहीं छोड़ा। अपने दोनों बेटों और दीगर शहज़ोरों के साथ वो भी अखाड़े में नज़र आता है। ठीक है, मैं मलिक नवेद से मुलाकात कर लूँगा, मैंने कहा। क्या नवेद को अरशद के साथ पेश आने वाले वाक़ये की खबर हो गई है? जनाब, अरशद के कत्ल वाली खबर तो जंगल की आग के मानिंद पूरे नूरियाबाद में और इसके आसपास के इलाकों में फैल चुकी है। ये कैसे हो सकता है कि नवेद को पता न चली हो? लेकिन वो उलझन ज़दा अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़कर रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, लेकिन नवेद अभी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आया। वो जब भी नज़र आए या तुम्हारी इससे मुलाकात हो तो तुम इसे सीधा मेरे पास थाने में भेजना, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मुझे यकीन है कि मलिक नवेद से पूछगछ मुफीद साबित होगी। ठीक है मलिक साहब, वो बड़ी फर्माबरदारी से बोला, मैं नवेद को आपके हुक्म के बारे में बता दूंगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, मैंने चौधरी राशिद की तरफ देखते हुए कहा, रात में दोबारा चक्कर मारूंगा। इस वक्त तक तुम्हारे अब्बा जी भी बातचीत करने के काबिल हो जाएंगे। इस दौरान में अगर तुम्हें अरशद के कत्ल के सिलसिले में कोई अहम बात पता चले तो फ़ौरन मुझे बताना। इसने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिलाकर मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया, फिर पूछा, मलिक साहब, अरशद की लाश कब तक हमारे हवाले कर दी जाएगी? मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कल दोपहर तक मकतूल की लाश अस्पताल से वापस आ जाएगी, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक लाश तुम लोगों के हवाले कर दी जाएगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और हवेली से मैं निकल आया। जो हालात इस वक्त मेरे सामने थे, इनमें अगर चौधरी राशिद का कत्ल हो जाता तो कातिल के सिलसिले में फौरी तौर पर मेरा ध्यान चौधरी अरशद की तरफ जाता। अगरचे इन दोनों भाइयों के बीच एक खामोश ज़बानी मुआहदा हो चुका था, लेकिन इस आजमाइश में चूँकि राशिद की कामयाबी के इम्कानात रोशन थे, लिहाजा राशिद के हवाले से अरशद के दिलो दिमाग में हसद की बेदारी ऐन फितरी अमल होता, और इंसान किसी फितरी अमल के ज़ेर असर अपनी नफ्सियात के हाथों कुछ भी कर बैठने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके बरक्स पेश आया था। चौधरी राशिद ने अपनी कारकर्दगी से चौधरी नाजिम पर यह साबित कर दिया था कि वो इस गांव का आइंदा चौधरी बनने की अहलियत रखता है। इसका चाचा चौधरी काजिम भी इससे बहुत खुश था, क्योंकि वो इसी की बताई हुई तरकीब पर अमल करके अपने बाप की निगाह में सुर्खरू हो रहा था।
चौधरी कासिम के इत्मीनान का मतलब ये था कि वो दिल से चौधरी राशिद को अपना दामाद बनाने पर तैयार है। इस सूरत हाल में चौधरी राशिद की मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता बड़ा साफ और शफाफ दिखाई दे रहा था, लिहाजा इसे इस राह में से कोई पत्थर या कांटा चुनने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। बादियुर नज़र में इसके अरशद के कत्ल में मुलविस होने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता था, लिहाजा ये केस कदरे पेचीदा हो गया था। मैंने राशिद को कुरेदने की खातिर हर जाविये से सवाल करके देख लिया था, लेकिन वो राशिद के साथ किसी लड़की के ताल्लुक का इल्म नहीं रखता था। ये मुमकिन नहीं था कि वो जानता हो और दानिस्ता मुझसे छुपा रहा हो। ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती। वो ना बताता तो मुझे कहीं और से पता चल जाता। वैसे मैं भी इस बात से मुत्तफिक था कि नुज़रत अरशद से मुलाकात के लिए आधी रात को मौजा जलालपुर से चलकर मौजा नूरियाबाद के खेतों तक नहीं आ सकती थी। मैं शाम को दोबारा चौधरी नाजिम से मुलाकात के लिए रवाना हो ही रहा था कि मलिक नवेद मुझसे मिलने आ गया। चौधरी राशिद के मुताबिक मलिक नवेद मकतूल अरशद के बहुत करीब था। मैंने इसीलिए नवेद को थाने बुलाया भी था कि इस कत्ल पर रोशनी पड़ सके। मलिक नवेद की उम्र 25 के करीब रही होगी। वो एक गोरा चिट्टा और कद आवर नौजवान था। सेहत अच्छी और पहलवानी की बदौलत बदन माइल बफर भी। बाद में नवेद के बड़े भाई मलिक जावेद और इनके बाप मलिक अमीन को देखकर मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि फर्बी इनका खानदानी मसला था। इसमें अखाड़े और पहलवानी का ज़्यादा अमल दखल नहीं था। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने मलिक नवेद से पूछा, तुम आज सुबह से कहाँ हो? तुम्हारा इतना गहरा दोस्त कत्ल हो गया और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो? वो अफसरदा लहजे में बोला, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही राशिद के कत्ल का इल्म हुआ है जनाब, और मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ। इसका मतलब है कि तुम उधर नूरियाबाद में मौजूद नहीं थे? जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कल शाम को अपनी खाला से मिलने भूरे की चला गया था और वहाँ से मेरी वापसी कोई घंटा भर पहले ही हुई है। भूरे की नामी वो छोटा सा गांव मौजा नूरियाबाद से लगभग 6 मील के फासले पर जुनून में था, जहाँ नवेद के मुताबिक उसकी खाला और खालू रहते थे। मैंने नवेद की ज़ात को शक से बाहर लाने की गर्ज से पूछ लिया, तुम कल शाम कितने बजे यहाँ से रवाना हुए थे? वो असर के बाद का वक्त था, उसने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। अभी दिन का उजाला बाकी था कि मैं एक घोड़े पर सवार होकर भूरे की तरफ रवाना हो गया। जब मैं खाला के घर पहुंचा तो रात का अंधेरा फैल चुका था। तुम अकेले ही भूरे की गए थे या तुम्हारे साथ कोई और भी था? मैं अकेला ही गया था जनाब। वैसे आप? वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, मेरी बात की तस्दीक के लिए मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। अगर तस्दीक की ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर पूछूंगा। वैसे मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर गहरी संजीदगी से पूछा, तुम्हारे ख्याल में अरशद के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है? जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।